करने का आरोप लगाया। बड़ा सवाल। आप देख रहे हैं बड़ा सवाल। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज का बड़ा सवाल बड़ा सीधा और सपाट है। मसूद अजहर के बैन पर हमारे देश में सियासत क्यों? आखिरकार पूरे देश को आज खुश होना चाहिए कि मसूद अजहर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगा है, लेकिन हमारे देश में इस पर सियासत क्यों? यह सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि आज कई राजनीतिक दल दरअसल इस पर सरकार पर उंगलियां उठा रहे हैं। तो आइए जरा देखते हैं सरकार की तरफ से और उसके साथ साथ विपक्षी पार्टियां किस तरह से सरकार को घेर रही हैं। जो इस संयुक्त राष्ट्र संघ में हुआ वो भारत की और भारतीय कूटनीति की एक बहुत बड़ी विजय है। विश्व मंच पर भारत का अपना प्रभाव, हाल ही की घटनाएं, इन सब का मिलाकर ये परिणाम था कि कई दुनिया के देश काफी समय से प्रयास कर रहे थे कि मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया जाए, लेकिन चाइना एक टेक्निकल ऑब्जेक्शन लिस्टिंग में लगाता था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव के सामने और भारतीय कूटनीति के प्रभाव की वजह से कल वो भी रुकावट हट गई। चैनल ये एडवर्टाइज कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के प्रेशर की वजह से चुनाव के दरमियान नरेंद्र मोदी ने देखिए बड़ा काम किया। ये सारी ड्रामेबाजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें भारत के साथ तो चाइना ने कभी कोई हमदर्दी बताई नहीं है और नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी चाइना के संबंध में हमेशा फेल रही है। हर के लिए तो भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए पूरे देश और दुनिया से। बीजेपी ने ही मसूद अजहर को कंधार में छोड़ा था, तो पहले तो अपने उस गलत नीति को के लिए, अपने उस एक आतंकवादी को छोड़ने के लिए पूरे देश से और दुनिया से भाजपा को माफी मांगनी चाहिए। ये उनके गुनाहों की सजा है जो हिंदुस्तान ने भुगती और पूरे दुनिया ने भुगती। तो ध्रुवीकरण किस तरह से राजनीतिक दलों का हो रहा है मसूद अजहर के नाम पर, आइए अब आपसे चर्चा शुरू करते हैं। प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी से, आलोक शर्मा जी कांग्रेस से, मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब सिक्योरिटी एक्सपर्ट, इमानुअल नवी पीडीपी से, अजय कुमार जी एलजेपी से और सीमा मलिक जी एनसीपी से, आप सबका स्वागत है। प्रेम शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के हर वक्ता या यूं कहें कि खुद प्रधानमंत्री जी ने देश को कल रात बधाई देने के साथ साथ मसूद अजहर के प्रतिबंध को हिंदुस्तान की जीत बताया, लेकिन विपक्षी पार्टियां कहती हैं पहले तो आप ही ने मसूद अजहर को छोड़ा था और उसके बाद मसूद अजहर पर अगर कार्रवाई कर भी दी तो चीन के सामने तो आप घुटने टेकते रहते हैं। क्या बात है, आज विपक्षी पार्टियां आपकी सफलता को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं? क्योंकि विपक्षी पार्टियों की भाषा और पाकिस्तान की भाषा एक तरह के, आज आप डॉन अखबार उठा के देख लीजिए, पाकिस्तान का नेशन देख लीजिए, वो सारी वही भाषा बोल रहे हैं जो यहाँ कांग्रेस की भाषा है, जो यहाँ सपा बसपा जैसी पार्टियों की भाषा, वही भाषा उनकी भी है। तो ये जैसे बालाकोट पे एयर स्ट्राइक हुई तो पाकिस्तान के इमरान खान की भाषा और राहुल गांधी की भाषा एक जैसी की थी, केजरीवाल की भाषा उसी तरह से थी, ममता बनर्जी की भाषा उसी तरह से थी। भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र प्रथम है, पार्टी द्वितीय है, व्यक्ति तृतीय है। हमारे लिए भारत की जी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आज दरअसल भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बाकी सारी पार्टियां आज पाकिस्तान परस्त हो चुकी हैं, सबने पाकिस्तान से सुपारी ले ली है? मैं इस तरह का आरोप नहीं लगाता क्योंकि मैं राहुल गांधी की पार्टी से नहीं आता झूठे आरोप करने वाला और झूठ बोलकर सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगने वाला। लेकिन उनकी जो भाषा है उस भाषा को किस तरह से मिल, जैसे इमरान खान का बयान आता है बालाकोट पर, राहुल गांधी का उसी तरह से बयान आता है, अरविंद केजरीवाल का एक बयान आता है और पाकिस्तान की अखबारों में सुर्खियों में छा जाते हैं। ये जो स्थिति है, मैं सिर्फ स्थिति जो है आपके समक्ष रख रहा हूं, निष्कर्ष आप निकाल लें, देश की जनता निकाल लेगी, मैं किसी को आरोपित नहीं कर रहा हूं। लेकिन जब मसूद अजहर जैसे आतंकवादी पर 14 मार्च 2019 को जब एक टेक्निकल होल्ड रखा था चाइना ने, तो श्री राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था, अभी भी आप देख सकते हैं, और कहा कि शी जिनपिंग के खिलाफ जो है आज मुंह नहीं खुल रहा है। अब जब प्रतिबंध लग गया तो राहुल गांधी कोई ट्वीट नहीं कर रहे हैं, तो राहुल गांधी के मुंह में दही क्यों जम गया? ये उत्तर तो कांग्रेस को देना होगा ना। आलोक शर्मा जी उत्तर दें।
आप क्या पाकिस्तान से सुपारी लेकर हिंदुस्तान में राजनीति करने लगे हैं? देखिए मैं समझता हूं जब चुनाव आता है तो पाकिस्तान बीच में आ जाता है। बिहार का चुनाव आता है तो अमित शाह जी कहते हैं कि पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, लेकिन इमरान खान कहते हैं कि वहां मोदी की सरकार बननी चाहिए। हम बीजेपी को पाकिस्तान परस्त नहीं कहते हैं। जब गुजरात का चुनाव था तो मोदी जी ने ही कहा था कि मनमोहन सिंह जी के और तमाम जितने अधिकारी हैं इनके पाकिस्तान से संबंध है और सुपारी ले रखी है। तो इनकी पुरानी भाषा है, उस पर क्या टिप्पणी की जाए। जहां तक आज का मुद्दा है, मुद्दा ये है कि अगर यूनाइटेड नेशंस ने आपकी 5 साल की सरकार के बाद और हमारी 5 साल पहले जिस समय पर कोशिश प्रारंभ हुई, लगातार कोशिश के बाद एक आतंकवादी को अगर आतंकवादी घोषित किया जाता है तो आप इतनी बड़ी पीठ थपथपाने लग गए हैं। अरे कल ही 16 जवान हमारे शहीद हुए हैं। आप लोगों ने इंटरनल सिक्योरिटी को केवल मीडिया इवेंट बना दिया है। पूरी बीजेपी लग गई है सड़कों से लेकर और पूरे मीडिया में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसे मोदी जी ने कौन सा किले फतेह कर दिया हो। हमें याद है हाफिज सईद के बारे में भी, जिस तरह से रात को 12 बजे 1 बजे तक हम लोग टीवी डिबेट्स में बैठे हुए थे। उसके बाद क्या हुआ? अरे भाई 500 जवान हमारे पिछले दिनों में शहीद हुए हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। 300 से ज्यादा सिविलियंस मारे गए, लेकिन इनको वोट मांगने से अलावा कोई रास्ता नहीं है। मसूद अजहर को क्या ये छोड़कर नहीं आए? आज पूरा ये सच्चाई नहीं? मैं अंतिम एक बात कहना चाहूंगा, नेतृत्व की वजह से ही हाफिज सईद पर प्रतिबंध लग पाया है। बिल्कुल मान रहा है, और बात सिर्फ हाफिज सईद की नहीं है। पूरे एक डिस्कोर्स में भारत जिस तरह से आतंकवाद की समस्या को ले रहा है फ्रंट फुट पर आकर के, उस पूरे वैचारिक परिवेश में अंतर हुई है। और विश्व में कहीं ना कहीं हम यह स्थापित करने में सफल हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कि आतंकवाद के सवाल पर अब भारत समझौता नहीं करेगा। तो यानी पूरा श्रेय मोदी जी को जाता है? बिल्कुल जाता है, क्योंकि इनका जो दौर था उसमें हिंदू आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद, अच्छा आतंकवाद, बुरा आतंकवाद, हम ऐसी कोई परिभाषा में ये नहीं करते। आतंकवाद मीन्स आतंकवाद। पूरा श्रेय सिर्फ मोदी जी और मोदी जी के अलावा कोई ऐसा नहीं कर सकता। अजय जी छोटा सा लेना चाहूंगा। सर मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ आपके पास, प्लीज एक मिनट। आज अगर उसके अगेंस्ट एक्शन हुआ है तो हम सब खुश हैं, और आतंकवाद का हम हमेशा इस बात को क्लियर करते हैं कि आतंकवाद के मुद्दे पर हम सब एक साथ हैं, हम गवर्नमेंट के साथ हैं। पर जिस तरह की वो बातें करते हैं, हर चीज में खाली अपनी पीठ थपथपाते हैं और किसी और के कुछ भी श्रेय नहीं देते। सीधी सी बात है, आज ऐसा नहीं है कि आतंकवाद के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है ना। आप शुरू से देखिए, ये चीज 2009 से चल रही थी, और जो लोग कह रहे हैं वो तो आपका कहना है कि 2009 से लेकर 2019 तक 10 साल में इस पर सफलता पाई गई है और सभी सरकार को इसका श्रेय मिलना चाहिए। बिल्कुल, देखिए ऐसा नहीं है। अब ये मसूद अजहर की जो आप बात है, ये तो एक बिल्कुल फैक्ट है कि वो उनको छोड़ा गया और मतलब उसको हमने बंद करा था, और उनको कांधार में जो चीज हुई सबको पता है ये बात। तो अब आप इस समय खाली आप अपनी पीठ थपथपा रहे हो। आपको हम सबको धन्यवाद करना चाहते हैं जितने भी लोग थे इसमें शामिल रहे, और सबकी कोशिश ये नहीं कहा अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। आज क्या राजनीति जिस तरह से इस मामले पर हो रही है, क्या इसकी अपने आप में आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं बार बार इस चीज़ पे जोर देता हूँ कि किसी भी मैच्योर डेमोक्रेसी में एक बाईपार्टिजन कंसेंसस होता है नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज को लेकर। ये जो उपलब्धि है ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि चीन एक बहुत ही महाजिद्दी मुल्क है, बहुत ही ऑब्डुरेट, बहुत ही कसिड, और जो उसने स्टैंड लिया था, बड़ा हिपोक्रिटिकल स्टैंड लिया था पाकिस्तान के बचाव में, कि पाकिस्तान का मोहरा जो मसूद अजहर है वो ग्लोबल टेररिस्ट ना डिक्लेयर हो जाए। 4 बार उसने रोक लगाई है इसके ऊपर। 10 सालों से हम लगे आ रहे हैं, और अब जो समीकरण बना, जो दबाव पड़ा चीन के ऊपर, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, यूके, इंडोनेशिया, ये सब देश मिलकर इन्होंने चीन को धमकाया कि अगर आप इसको 1267 कमेटी में नहीं डिस्कस करोगे तो ये सीधे के सीधे फुल स्ट्रेंथ। क्या ये पूरा श्रेय मोदी सरकार पर जाता है, या दरअसल आप मानते हैं कि ये पिछले 10 साल की मेहनत है? चीन को घुटने टेकने पड़े, चीन को घुटने टेकने पड़े, ये तो जग जाहिर है। तो इसमें कहना कि क्यों कोई क्लेम करे क्रेडिट, ये तो थोड़ा ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बोलने की बात है जी। मेरा कहना यह है कि हमारे देश की क्रेडिबिलिटी जब से बढ़ी है, जब से हमारी एयर स्ट्राइक्स हुई है। पहली बार 50 सालों में हमारे जंगी जहाज सीमा पार करके
ठोक के आए हैं टेररिस्ट ठिकानों को पाकिस्तान के 80 किलोमीटर। तो बख्शी साहब, अगर मैं आपको सही समझ रहा हूं, पाकिस्तान बिल्कुल नोटिस पे है, उसका न्यूक्लियर ब्लफ कॉल आपके हिसाब से मौजूदा सरकार के नेतृत्व की वजह से आज ये सफलताएं मिल रही हैं, क्या मैं सही हूं? नहीं, इसमें क्या मतलब, देखिए जो 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 तारीफ है, जो सेहरा है किसी भी अच्छे काम का, वो किसको जाएगा? जिम्मेवारी जिसकी है उसको जाएगा। बिल्कुल, चलिए, तो सेहरा उसी के सर पर जिसने फैसला लिया। जब 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी, जी बिल्कुल, क्षमा चाहता हूं बख्शी साहब, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन नबी साहब को यहाँ शामिल करना आवश्यक है। नबी साहब, आज कश्मीर घाटी के तमाम वरिष्ठ नेता इस बात पर भारत सरकार को बधाई क्यों नहीं दे रहे कि हाफिज सईद के बाद अब मसूद अजहर पर भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाने में हिंदुस्तान कामयाब रहा है? आज इसके बारे में क्यों नहीं बधाइयां और बधाई संदेश दी जा रही? क्या दिक्कत है? अजय जी, पहले मैं आपको बताऊं, इस आपके सवाल के जवाब से पहले मैं आपको बता दूं कि जो कल नक्सल अटैक में महाराष्ट्र में फौजी जवान और सिविलियंस मारे गए हैं, उनको मेरी तरफ से श्रद्धांजलि। रहा सवाल आपका कि मौलाना मसूद अजहर पर जो ग्लोबल टेररिस्ट उनको करार दिया गया है, मुझे बताइए, आप अपने पैनलिस्ट से पूछिए, क्या आपको पता है बेस लाइन क्या है टेररिस्ट करार देने की? जो ग्लोबल जो यूनाइटेड नेशन ने ग्लोबल टेररिस्ट उनको करार दिया है, उनकी बेस लाइन क्या है? वो कश्मीर नहीं है, वो इंडिया नहीं है, बल्कि उनको तालिबान की बेस लाइन पर ग्लोबल टेररिस्ट करार दिया गया है। नबी साहब, शायद आपकी जानकारी अधूरी है, आपकी जानकारी अधूरी है। संयुक्त राष्ट्र के जो प्रेस रिलीज है उसमें IC 814 और उसके साथ साथ हिंदुस्तान में आतंकी हमलों का जिक्र बाज़ाब्ता है। आप शायद पढ़ लीजिए, उसको स्पष्ट है। आप ये बात कैसे कह सकते हैं? तालिबान का जिक्र है, तालिबान का नहीं भाई साहब, आगे जाकर के बात कहते हैं। चाइना ने वो ग्लोबल जानकारी के आधार पर कैसे बात कर सकते हैं, वो भी पब्लिक डिस्कोर्स में? देख लीजिए ये क्या बात कर रहे हैं, टेक्निकल डिटेल में जाने की क्या जरूरत है? नहीं, टेक्निकल करने दीजिए। नहीं नबी साहब, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, बिल्कुल कंप्लीट कीजिए, लेकिन मैं आपको ये बात नहीं कहने दूंगा जो आप गलत कह रहे हैं। देखिए, पूरी जानकारी रखिए, IC 814 का उसमें पूरा जिक्र है, उसके साथ साथ उसके अंदर इस बात का जिक्र है कि हिंदुस्तान में आतंकी हमले हुए हैं। आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपने कहा कि आपने लॉबी की है, फिर आपका ये दावा है कि आपने चाइना के साथ लॉबी की है और इसको ग्लोबल टेररिस्ट जो उसमें बार बार वो रुकावट बन रहे थे उसको खत्म किया। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आप फिर चाइना का स्टैंड जो कश्मीर पर है उसको भी तस्लीम करते हैं? आप क्यों सवाल मुझसे पूछ रहे हैं? आपका मतलब क्या है कि आप भारतीय नागरिक नहीं है? नबी साहब, You cannot eat the cake and have it too। आप ये भी नहीं कह सकते चाइना आपका दोस्त है, आपने चाइना को तैयार किया। दूसरी तरफ से चाइना का जो स्टैंड है, आप उसको उसके साथ स्टैंड क्या है वो बात कंट्राडिक्शन रखते हैं। एक सेकंड, चाइना का क्या स्टैंड है क्या नहीं है, चलिए मुझे लगता है प्रेम शुक्ला जी से आपको बेहतर जवाब देंगे। प्रेम शुक्ला जी, जरा नबी साहब को जरा समझाइए, मुझे लगता है भारतीय नागरिक होने का शायद गुमान इन्हें अभी है नहीं। दरअसल पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वालों को भारत की किसी भी सफलता पर उनको द्वेष होता है। चीन को जिस तरह से आपने टेक्निकल होल्ड लगातार चीन लगा रहा था, और सबसे बड़ी चीज है कि CPEC जो है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसमें जो है मसूद अजहर को बार बार मदद क्यों कर रहा था? क्योंकि CPEC में उसके अपने हित थे। CPEC के BRI में इमरान खान गए थे, उनसे इमरान खान से किसी भी देश ने, BRI के मेंबर कंट्रीज ने भी उनको किसी प्रकार से कहीं से भी एंटरटेन नहीं किया। और चाइना यदि जो है डोकलाम के काम आपने उसको पीछे क्यों नहीं किया? अगर 15 देशों में से चाइना उसके खिलाफ ने जब डोकलाम में भी पीछे हटा मारा वो कोशिश की, चाइना। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, चाइना ने भारत के नक्शे में अरुणाचल प्रदेश को भी शामिल पाया है। इस जानकारी को भी सुधार लीजिए आप। पहली बार चाइना ने भारत के नक्शे में अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा माना है। ये नक्शा उसका जो रिलीज हुआ है BRI के बाद, उसको भी कृपा करके देख लीजिए। तो भारत जो है, जो राजनय है, एक सतत प्रक्रिया है। लेकिन आपको चीन और पाकिस्तान के हित ज्यादा समझ में आते हैं। भारत के हितों पर संप्रभु भारत, जिस भारत के कारण कश्मीर में बिजली पहुंचती, जिस भारत के कारण कश्मीर में लगातार रोजी रोटी का समाधान होता है, जिसका नमक खाते हो उसके साथ खड़ा होने की बजाय आप नमक हरामी पर आमादा रहते हो। तो कृपा करके चाइना के साथ ही चाइना का इतना ही दबाव आपको होता, आप तो वो डोकलाम में इन्फिल्ट्रेट ही नहीं करते। नमक हलाली वो फौजियों को रक्काबाजी नहीं करते। डोकलाम में है कि भारत की सफलता पर आपको पीड़ा होती है
भारत की सफलता डोकलाम में भी आपको सच कहना नमक हरामी क्यों लग रही है? करिए प्रेम शुक्ला जी, मैंने कब कहा ये ठीक नहीं हुआ है? मैं कह रहा हूं, लेकिन आपको इसमें भी नमक हरामी क्यों लग रही है? मैं क्षमा चाहता हूं नबी साहब, आपकी भाषा और आपकी लाइन और लेंथ आज जरा हम सबके समझ के परे है। पता नहीं आप क्या हम सबके सामने रखना चाहते हैं। एक भारतीय नागरिक होने के तौर पर हर किसी को आज गर्व है कि मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगा। अगर आपको नहीं है तो शायद आपको देखना पड़ेगा कि आप वाकई में अपने आप को भारतीय नागरिक मानते भी हैं या नहीं, और नहीं मानते तो फिर वाकई में हिंदुस्तान में रहने की आवश्यकता है भी कि नहीं। लेकिन मैं आलोक शर्मा जी आपसे ये समझना चाहता हूं, आज जिस तरह से मोदी सरकार अपनी उपलब्धि को सामने रख रही है, इसमें गलत क्या है? इसमें क्या गलत है कि जब हाफिज सईद पर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी होने का प्रतिबंध लगा, यूपीए सरकार ने उसे लगवाया, उसका श्रेय यूपीए सरकार ने लिया, तो ऐसे में अगर मसूद अजहर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगता है तो उसकी जिम्मेदारी और उसका श्रेय मोदी सरकार लेती है। इसमें गलत क्या है आलोक शर्मा जी? देखिए, मैं समझता हूं सभी सरकारों का अपना एक योगदान रहता है। अगर हमारे समय में किसी पर लगा तो जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के एफर्ट्स थे, आप उनको नहीं नकार सकते। अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद हम आए और हमारे बाद मोदी जी आए तो उसको भी नहीं नकार सकते हैं। लेकिन उनको वोट के आधार पर तब्दील करना, हमें आपत्ति इस बात की, हाफिज सईद आतंकी घोषित हुए, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो मोदी जी के शासनकाल में वहां पर अपनी नई पार्टी बनाकर उन्होंने चुनाव लड़ा। क्या मोदी जी उस बात को रुकवा पाए? आज मुझे लगता है कि श्रीलंका का भी एक अटैक हुआ, उसका भी प्रभाव आया है। अगर मोदी जी के ही प्रभाव से सब हो रहा था तो 5 साल तक क्यों नहीं हुआ ये? मुझे लगता है अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना है। फिर भी हम कहेंगे कि सरकार का अगर कोई भी योगदान किसी भी रूप में रहा है उसकी सराहना होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से आज राजनीतिकरण किया जा रहा है हाफिज सईद के मुद्दे का भी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कल ही जवान शहीद हुए हमारे, और मोदी जी कल ही कह रहे थे कि यहाँ पर मेरे आने के बाद कुछ नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि मर जवान मर किसान का नारा देकर जो लोग आए थे, 1005 साल में इतने बड़े बड़े अटैक हुए, उसकी जिम्मेदारी भी मोदी जी को लेनी चाहिए। जीडी बख्शी जी कह रहे हैं कि जो निजाम है, जो सरकार है, उसको श्रेय मिलना चाहिए। कृपा करके 1000 अटैक हुए वो भी मोदी जी के सर पर। अत्यंत विनम्रता से आपसे छोटा सा प्रश्न, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस फेलियर होता है, आपकी बात पूरी हो तो छोटा सा क्या हुआ? शंकर सिंह वाघेला जी का स्टेटमेंट कोई नहीं बता रहा क्या हुआ, कि वो कह रहे हैं कि वो जो गाड़ी थी वो गुजरात रजिस्ट्रेशन नंबर की थी। इसमें कितनी सच्चाई आप बताएंगे इस बात को? कल भी जो हुआ है वो पूरी तरह से इंटेलिजेंस फेलियर है। क्या आप जीडी बख्शी जी नहीं कर? अच्छा आलोक जी जरा सुनिए तो सही, आलोक जी जरा सुनिए तो सही, प्रेम शुक्ला जी क्या कह रहे हैं, फिर आगे बढ़ रहे हैं। आलोक जी मेरा आग्रह है, विनम्र आग्रह है, प्लीज जरा प्रेम शुक्ला जी की बात सुन लीजिए जी। प्रेम शुक्ला जी प्लीज अपनी बात रखिए। देखिए 14 मार्च 2019 को आदरणीय राहुल गांधी, जिनका सर्टिफिकेट में नाम राहुल विंची है, अरे भाई राहुल वाघेला पर बताइए ना क्या कहा है उन्होंने, जो और क्यों कहा है? चाइना ने एसएस अहलूवालिया ने कहा कि पुलवामा में हमारा मैसेज ये नहीं था कि मारना है किसी को, केवल मोदी जी की विफलता है। आज तक मंत्री बने हुए। चीख रहे, सुन लीजिए आराम से, ठंडा पानी पीजिए आलोक जी, ठंडा पानी बताइए ना आराम से। शंकर सिंह वाघेला अभी तक आपकी पार्टी में क्यों है? अरे मैं बता रहा हूँ, सीधा आरोप लगाया कि आलोक जी जरा सुनिए तो सही, प्रेम शुक्ला जी क्या कह रहे हैं, जो चप्पड़ किए जा रहे हैं थोड़ा सा सुन लें। आलोक जी जरा सुन लीजिए प्रेम शुक्ला जी क्या कह रहे हैं, प्लीज अपनी बात जल्द खत्म कीजिए प्रेम शुक्ला जी। देखिए 14 मार्च 2019 को श्री राहुल गांधी ने, जो सर्टिफिकेट में राहुल विंची हैं, उन्होंने एक जो है ट्वीट किया था, जब टेक्निकल होल्ड इसी यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना ने लगाया तो कहा शी जिनपिंग से मोदी जी डर रहे हैं। तो आप यानी मोदी जी की विफलता मान रहे थे ना 14 मार्च 2019 को, तो आज ये सफलता मिली है तो राहुल विंची गायब क्यों हो गए हैं? भारत की मैं इसका जवाब जरा सीमा जी से ले लूं। सीमा जी, भारत सरकार में क्या दिक्कत है? मैं आलोक जी, मैं आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं आलोक जी। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, किसी के नाम कोई परिवर्तित कर रहा है कोई, और आप बोल नहीं रहे, दुर्भाग्यपूर्ण है अजय जी। मैं क्या राहुल विंची उनका सर्टिफिकेट में नाम है भाई। आप लोग आपस में तय कीजिए, आप लोग आपस में तय कीजिए, इसमें मैं क्या तय कर सकता हूं? मैं तो राहुल गांधी जानता हूं, राहुल विंची नहीं। सर्टिफिकेट है लेकिन अजय जी नहीं रोक पा रहे हैं आपको। राहुल विंची का सर्टिफिकेट में नाम है कि नहीं? हर चीज पर राहुल विंची का सर्टिफिकेट में नाम है, के नाम पर राजनीति सर्टिफिकेट भेजता हूं। कल 16 जवान राहुल विंची का सर्टिफिकेट में नाम है, राहुल गांधी का नाम राहुल गांधी है, ये बात है। अब उसके अलावा प्रेम शुक्ला जी किस नाम से पुकारना चाहते हैं ये प्रेम शुक्ला जी का अधिकार है। लेकिन एक
सीमा जी छोटी सी नहीं, उनके सर्टिफिकेट में नाम है, मैं प्रेम शुक्ला जी आपका अधिकार है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। अपना प्रमाण पत्र में नाम रखा है। प्रेम शुक्ला जी, ये आपका अधिकार है, आप जिस नाम से राहुल गांधी को पुकारना चाहें, लेकिन न्यूज नेशन उन्हें राहुल गांधी के नाम से जानता है। सीमा जी प्लीज अपनी बात जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से आज राजनीतिकरण हो रहा है इन चीज़ों का, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री हमेशा सिर्फ ऐसा कहना चाहते हैं कि शायद इसके पहले देश में कुछ हुआ ही नहीं है। तो मैं बड़ी रिस्पेक्टफुली उनसे कहना चाहती हूँ कि आतंकवाद के लिए पहले भी जो लोग रहे उन्होंने बहुत एफर्ट्स करे हैं, ऐसा नहीं है। और ऐसा नहीं है कि उनके सामने में जो निगेटिव चीज़ें हुई हैं, 3 बड़े बड़े अटैक हुए हैं, उरी है और पुलवामा है, पठानकोट है। और ये एक बात उन्होंने जब नोटबंदी करी थी तो उन्होंने बोला था बिल्कुल आतंकवाद और नक्सलवाद पे बिल्कुल आज रोक लग जाएगी। तो आज जो पिछले अभी जो महाराष्ट्र में जो घटना हुई है उसको आप क्या कहेंगे? मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब, हमने आपसे ये सवाल पूछा था ब्रेक से पहले कि अगर मसूद अजहर पर प्रतिबंध का श्रेय, पुलवामा के बाद बालाकोट पर सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय अगर मोदी सरकार को है, तो राहुल गांधी जब ये सवाल उठाते हैं कि 900 से ज्यादा आतंकी हमले हिंदुस्तान में पिछले 5 साल में हुए हैं, तो क्या इसके बारे में मोदी सरकार को जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? देखिए साहब, ऐसा है कि पिछले 30 साल से हम लगातार आतंकवाद के खिलाफ एक टोटली रिएक्टिव डिफेंसिव पॉलिसी अख्तियार करके बैठे हैं कि हम लड़ेंगे तो अपनी सीमा के अंदर, चाहे कुछ भी हो, जो भी हमारा नुकसान होता रहे। 80,000 भारतीय नागरिक मारे जा चुके हैं इस 30 साल के दौर में। ये पहली बार हमने आक्रामक कार्रवाई शुरू की है। पहली बार आक्रामक कार्रवाई हुई थी सर्जिकल स्ट्राइक में। अगर हमने उसको बरकरार रखा होता तो आपके हमलों में बहुत कमी आती। हमने एक के बाद फुल स्टॉप लगा दिया, लिहाजा एक डेढ़ महीने। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहते हैं कि उनके कार्यकाल में भी कई सर्जिकल स्ट्राइक हुए थे जिसकी चर्चा उन्होंने नहीं की। देखिए साहब, मैं दरखास्त करूंगा कि हम फौजियों को सर्जिकल स्ट्राइक की परिभाषा ना सिखाई जाए। एक होते हैं ओवर्ट ऑपरेशन, जो कि आपकी सेना करती है और बोल के करती है और करने के बाद कहती है कि हमने ये कर दिया, ये सजा है जो हमारे खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरा होता है कोवर्ट ऑपरेशन, छोटे दर्जे का, 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी, ठीक है साहब, जिसको आप डिनाई करते हैं कि साहब हमने किया ही नहीं। उसके बाद उसके ऊपर चें करना और बोलना हमने तो इतने 2-4 के कान काट के ले आए थे या क्या कर दिया था। ये उसके लिए भी लोकल कश्मीरी भेजे जाते थे, जो वहाँ के आपके सिविलियन प्रॉक्सी फोर्सेस हैं उनको भेजा जाता था। तो वो हम जानते हैं, हमारे टाइम में थे, हमारे यानी कि आपको लगता है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह गलत बयानी कर रहे हैं? मिलिट्री ऑपरेशन गया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह गलत बयानी कर रहे हैं क्या? देखिए, वो गलत बयानी करें या ना करें, मैं कह रहा हूं कि जो फौजी दर्जा है ऑपरेशन का, वो मैं आपको बता रहा हूं। एक 10 से 15 आदमी का नॉन मिलिट्री ऑपरेशन जिसको कोवर्टली किया गया। आलोक जी दरअसल आपका जवाब देना चाहते हैं कि हमने किया ही नहीं। आलोक जी आपका जवाब देना चाहते हैं, बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। आलोक जी प्लीज। आपने 250 पैरा कमांडो भेजे, 3 किलोमीटर अंदर भेजे, 5 टारगेट, 6 से 7 टारगेट स्ट्राइक करी, 40 से 50 जो उनसे सवाल पूछा गया था उस सवाल को पूरी तरह से नकार गए। दिस इज कॉल्ड एन, उन्होंने सवाल का उत्तर नहीं दिया क्योंकि ये फौज की बात कम रखते हैं, भाजपा की बात ज्यादा रखते हैं टीवी चैनल्स पर। क्या मेजर जनरल, मुझे केवल ये बताइए, आर्मी चीफ जो विक्रम सिंह जी है वो भी झूठ बोल रहे हैं और मनमोहन सिंह जी के लिए कह रहे हैं, चेचे कर रहे हैं। आपकी बात हो या उसकी बख्शी साहब, आप बहुत सम्मानित हैं, शब्दों का चयन मोदी नामा पढ़ते पढ़ते आप सब कुछ भूल गए। मैं नहीं, विक्रम सिंह साहब जो हैं वो भी झूठ बोल रहे हैं और मनमोहन सिंह जी चेचे कर रहे हैं। मोदी जी की भाषा सीख ली आपने पूरी। आप कह रहे हैं कि आप पूरे रक्षात्मक होकर लड़ेंगे, आपसे सवाल खाते रहे, आप लोग केवल रक्षा करते आपने उसके ऊपर उत्तर नहीं दिया क्योंकि आप सारा दिन मोदी नामा पढ़ते हैं के खिलाफ बैठकर। आप स्वयं अपने आर्मी चीफ आपको आक्रामक होना पड़ेगा इस लड़ाई में, जैसे कि अब हुई है। विक्रम सिंह जी को आप आपको आक्रामक होना पड़ेगा। मेरे पास लिस्ट है पूरी की पूरी, और केवल हमारे समय में नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में भी सर्जिकल कोई झूठा नहीं। हम आपको लेकिन आप लोग गवर्नर बनने के चक्कर में सबको झूठा ठहराए। केवल इस देश के अंदर अगर किसी ने कुछ किया है तो मोदी जी ने किया। आपको समझ कैसे? दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे फौजी जो शाम को टीवी चैनल पर बैठते हैं बीजेपी का मोदी नामा पढ़ते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण। आलोक जी जरा सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। जिसको आप डिनाई करते हैं, 10-15 आदमी आपको पता है क्या? आपने कौन सी लड़ाई में हिस्सा लिया है?
आप अरे साहब बताइए ना, मुकर जाते आप किसी आंदोलन में शामिल हुए तो बताइए फौजियों के, आप केवल भाजपा का पक्ष रखने के लिए टीवी चैनल पर बैठते, सवाल पूछा गया 5 साल का श्रेय, अगर आप डिविजनल कमांडर हाफिज सईद का श्रेय ले रहे हैं, तमाम लोगों का श्रेय ले रहे हैं, तो 5 साल का कौन लेगा? आप 20 साल 30 साल हमने पहली बार किया है, मोदीनामा पढ़ना बंद कीजिए। पहले भी मजबूत थी, आज भी जो हुआ मोदी सरकार ने किया, उसके अलावा आज तक कभी कुछ नहीं हुआ। प्रेम शुक्ला जी, देखिए कांग्रेस की बौखलाहट देखिए, चलो जी, कि जीडी बख्शी जैसे एक एक्स आर्मी मैन को, जिस व्यक्ति ने 1971 के युद्ध, जीडी बख्शी अगर देश के प्रधानमंत्री के लिए कहेंगे वो चर्चा कर रहे हैं तो मैं सुनूंगा क्या? उस व्यक्ति के बारे में ये बकवास बातें कर रहे हैं, बौखलाए हुए हैं। कांग्रेस के प्रधानमंत्री चर्चा कर रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री, और जीडी बख्शी हमारा आर्मी चीफ को गुंडा कहता है, इनका प्रवक्ता जो है जीडी बख्शी जी का अपमान करता है। अरे भाई, आपके जो मंत्री है वीके सिंह ने पूर्ववर्ती अपने आर्मी चीफ को डाकू कहा था, वो केंद्र में मंत्री हाफिज सईद के प्रति सम्मान है, डाकू कहा था कि नहीं कहा, लादेन के प्रति सम्मान है, लेकिन भारत की सेना के अधिकारियों के खिलाफ, अरे चीखे मत महाराज, आप रक्तचाप की बीमारी न बढ़े। भारत की सेना अधिकारी सब सम्मानित, लेकिन जो सेना का पक्ष रखेगा भारत की जनता देख रही है, भाजपा का पक्ष रखेगा, के कुकर्मों में सतत जो इजाफा हो रहा है वो भारत की जनता देख रही है। भारत की जनता देख रही है कि किस तरह से आप पूरा देश देखता है जीडी बख्शी जी सुबह से शाम तक बीजेपी का पक्ष सम्मान करेंगे। अच्छा चलिए, आइए जरा आगे बढ़ते हैं, आइए जरा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं आप दोनों से आग्रह कर रहा हूँ, आइए जरा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं आप दोनों से आग्रह कर रहा हूँ। अजय कुमार जी, अजय कुमार जी, एलजेपी का अनुभव यूपीए के साथ भी रहा है और एनडीए के साथ भी रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा स्पष्ट तौर से बताइए, क्या यूपीए के शासनकाल के दौरान आपने कभी ऐसा पाया कि देश की सुरक्षा के साथ लगातार कॉम्प्रोमाइज किया जाता रहा हो? क्या आप मान सकते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह झूठ बोल रहे हैं? देखिए, आपने बहुत मौजूद सवाल उठाया है कि हमारा अनुभव दोनों सरकारों में रहा है। जी, हम इस सरकार में सबका साथ और सबके विकास के नारे से प्रभावित होकर के हमने मोदी जी के नेतृत्व में हमने आने का काम किया। ऐसे ही देश के विकास का नारा यूपीए ने दिया था और हम उस सरकार में जुड़े थे। लेकिन क्या हुआ, अंबेडकर का अपमान, मुद्दे पर आई, हम राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कर रहे हैं। मैं आ रहा हूं, आपका एजेंडा मैं उस पे बात बिल्कुल नहीं कर रहा। यही यूपीए के आधार पर पूछा है। क्या पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह झूठ बोल रहे हैं? क्या 900 जो आतंकी हमले हुए हैं पिछले 5 साल में, उसकी जिम्मेदारी मोदी सरकार की नहीं है? क्या आपकी एनडीए की सरकार की उसकी जिम्मेदारी नहीं है, जो राहुल गांधी ने सवाल उठाया है? अजय कुमार जी, जो हमलों में चूक हुआ है उसकी जिम्मेवारी बिल्कुल मुकम्मल तौर पे सरकार की बनती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमने उसके बाद किया क्या उन चीजों से मुकाबला करने के लिए। अगर ये सच है, देखिए आलोक जी, बीच में नहीं, अगर ये मुकम्मल सच है, क्यों घुमा रहे हैं? अगर ये पुलवामा अटैक में कौन सी गाड़ी, देखिए फिर अजय जी, फिर तो मैं किसी को नहीं बोलने दूंगा। अटैक के बाद अरे आलोक जी, रहने दीजिए आप, शंकर सिंह वाघेला, अरे आप रहने दीजिए, हम आपकी सच्चाई, जब देहाती औरत बोलती है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री तो मुंह में दही जम जाता है। जब सवाल पूछा गया अजय जी कि उस ट्विटर के सवाल पर राहुल गांधी बकबक कर रहे थे, आज कहाँ है, आज कहाँ दही जम गई है आपकी? आप इस सवाल को रखिए ना, क्या 5 साल में आज क्यों नहीं आवाज? अगर सीमा जी कह रही हैं ये लोग ज्वाइंट है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर मैं यह जानना चाहता हूं कि आज आपके मुंह पे ताला क्यों लगा हुआ है? अगर वाईसी में इंडिया को इनवाइट किया जाता है और पाकिस्तान को नहीं बुलाया जाता है, सवाल का जवाब, तो आपको सवाल का जवाब कैसे दिया गया? आपने कहा कि जिम्मेदारी है उन 900 आतंकी हमलों की मौजूदा सरकार पर, लेकिन जवाब बेहतर है। जवाब सुनने की हिम्मत नहीं है कांग्रेसियों। आप बताइए तो सही, हम सुन रहे हैं। हाँ, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ जी। यूपीए, यही यूपीए है। आखिर हमारे नेता ने रामविलास पासवान जी ने संसद में हिंदी के सम्मान का सवाल उठाया था। इनके मंत्री ने कहा हिंदी देहातियों की भाषा है। हम क्या बात करें इनसे? अरे चाहे वो हिंदी का सवाल हो, सीमा जी एक शक्ल लेकर हवाई जहाजों में और हेलीकॉप्टर में घूमते थे कि मुस्लिम वोट मिल जाए मुझे।
आप बात करेंगे। सीमा जी, यहाँ सीमा जी कुछ कहना चाहिए। मैं आप दोनों के बीच में क्षमा चाहता हूँ। आइए मुद्दे पर वापस आते हैं प्लीज, प्लीज मुद्दे पर वापस आते हैं। सीमा जी, अजय जी प्लीज, अजय जी प्लीज, अजय जी प्लीज, अजय जी जी, सीमा जी प्लीज। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज अगर हम ये कहना कि ये जो कुछ भी हुआ है इसी सरकार के उसमें हुआ है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और ये जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पे जो सवाल उठाए जा रहे हैं, ये भी एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ऐसा नहीं है कि पहले सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं हुई है, ये जरूर है कि उन्होंने इस तरह से पब्लिसाइज नहीं किया, कभी भी उसका राजनीतिक फायदा नहीं उठाया यूपीए ने, जो भी है। तो या उनके टाइम में या हमारे जो वाजपेयी जी के टाइम में सभी के एक मिले जुले एफर्ट्स हैं ये, और ये लोग इसी बात से चिढ़ते हैं क्योंकि हमेशा यही कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी किया है वो मोदी जी ने ही किया है, और इस बात को कोई भी नहीं मान सकता। जो और अपनी जो गलतियां हैं, राजनीतिक तौर पर भुनाया, लेकिन ना तो सरकार फेलियर है उसके बारे में बात ही नहीं करते। पुलवामा हुआ क्यों, मेन बात तो ये पुलवामा हुआ क्यों, इतना बड़ा इनका इंटेलिजेंस फेलियर था, उसके बारे में बात ही नहीं करते कभी। पहली बार जो है सर्जिकल स्ट्राइक हुई है और जनरल जीडी बख्शी कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं। एक बात जहां तक रही डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह कितने बड़े कठपुतली थे ये, तो जब एक कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर दिया एक बिल को लेकर, और बिल पारित हो जाने के बाद गया राष्ट्रपति का सिग्नेचर करने, एक बच्चा आया जिसकी कोई संवैधानिक हैसियत नहीं थी, फाड़कर फेंक दिया। कोई प्रधानमंत्री होता नैतिक तौर पर इस्तीफा दे देता, लेकिन कठपुतली बेचारे मनमोहन सिंह वही करते हैं जो गांधी परिवार जो करवाना है आप लोगों की। वो डॉक्टर जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं करा पा रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह का सीने के मुंह में दही खरीद चुनाव करा डॉक्टर मनमोहन ये सब कहना क्या, ये पोलिंग हुई थी 2014 के अंदर, आज 15% पोलिंग है। बात हो रही है वो बात करिए, बातें बड़ी बड़ी हैं, बाकी सब खोखला है। कहाँ पहुंच गए, क्या फाड़ लिए कर दिए? अरे बताइए ना, जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव क्यों नहीं करा? टॉपिक पे फेंक देता है और बेशर्मी से वो प्रधानमंत्री के पद पर बने रहते हैं। क्या बात हो रही है, क्या कर रहे हैं? आइए मुद्दे पर वापस लौटते हैं, आइए मुद्दे पर वापस लौटते हैं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, मुद्दे पर वापस लौटते हैं, आप सबसे आग्रह करता हूँ। चलिए नबी साहब, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आप जरा अलग तरह की लाइन लेते हैं, लेकिन नबी साहब इतना तो समझाइए, आज कम से कम पूरे देश को इस बात को लेकर तो आपको भी खुशी होनी चाहिए। क्या आपको खुशी नहीं है कि मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगा है? इस बात की खुशी तो है कि इसका अफसोस है आपको? जनाब मुझे बताइए कि प्रतिबंध लगने के बाद अब नेक्स्ट क्या होगा? यहाँ पर तो आप सवाल का जवाब दीजिए ना साहब। 2003 में ही आपको इस बात की खुशी है ना कि मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगा है? क्या हुआ? इस बात की खुशी है ना कि जैश-ए मोहम्मद अब कश्मीर में अपने ऑपरेटिव्स नहीं भेज पाएगा? रखे, फिर उसके बाद क्या हुआ? मैं उस दिन खुश हो जाऊंगा जब यहाँ खून खराबा बंद होगा, जब यहाँ फौजियों की लाशें खराबा भी बंद होगा, गिरना बंद हो जाएगी, जब यहाँ पहले ये तो बताइए, जब यहाँ मिलिटेंट बनना बंद हो जाएगा, इस बात से तो सहमत हो जाइए। बात पेश करूंगा जिस दिन कश्मीर का मसला हल होगा, उस दिन मैं आपकी चैनल पर आकर आप सब बिल्कुल आ पाएंगे और आप करेंगे। मैं जानता हूं वो दिन दूर नहीं है, लेकिन आज आपको इस बात पर तो खुश हो जाना चाहिए। कम से कम 2 तालियां तो बजा दीजिए भारत के लिए कि आज भारत ने कितना अच्छा काम किया है, पाकिस्तान स्थित आतंकवादी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी बताया है। ताली बजाने के लिए तैयार है जिस दिन यहाँ पर ये लाशें गिरना बंद हो जाएंगे। मुझे बताइए इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा यहाँ पर? अरे जोश तो बढ़ाइए, यहाँ पर फौजियों की लाशें गिरना बंद हो जाएगी, जोश तो बढ़ाइए। इसके बाद यहाँ पर सिविलियनों की लाशें गिरना बंद हो जाएगी। क्या यहाँ पर मिलिटेंट बनना बंद हो जाएगा? बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आर्मी बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए, इसके लिए कदम उठाना चाहिए आपको। क्या उसके बाद यहाँ से 7 लाख फौज निकाला जाएगा? जिस दिन ये चीजें होगी उस दिन में हम आपको मुबारकबाद पेश करेंगे जनाब। आपको तो मुबारकबाद ऐसे भी देना ही पड़ेगा। क्यों प्रेम शुक्ला जी, आखिरकार नबी साहब को क्यों अफसोस होता है हमें मुबारकबाद देने में और हम सबको मुबारक? वो ताली नहीं बजा सकते, आज बड़ा दुखी लग रहे हैं प्रेम शुक्ला जी। नहीं, जैश-ए मोहम्मद जो है वो आतंकवादी संगठन है ना, और आतंकवादी संगठन जो है अमानवीय कृत्यों में शामिल है ना। जब वो जो है सामान्य निर्दोषों का खून बहाते हैं ना, ऐसे खून बहाने वाले के खिलाफ जब ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया है तब भी आप ताली इसलिए नहीं बजा रहे हैं क्योंकि आप जो है नबी के इम्पैक्ट बता दीजिए, इम्पैक्ट बता दीजिए। क्या यहाँ पर फौजियों की लाशें गिरना इसके बाद बंद हो जाएंगी? के पीछे खड़े क्या उसके बाद सिविलियन की लाशें गिरना बंद हो जाएगी? क्या यहाँ पर फिर आर्मी फोर्सेस
दीजिए। ग्लोबल टेररिस्ट तो आपने दाऊद इब्राहिम को भी करार दिया था 2003 में, फिर यूनाइटेड स्टेट्स ने उस पर 26 मिलियन रिवार्ड रखे थे। मुझे बताइए आज तक 16 साल हो गए दाऊद इब्राहिम को, दाऊद इब्राहिम की ट्रायल नहीं हो सकी। क्या उसको आपके यहाँ लाएंगे, यहाँ पर ट्रायल होगी क्या? उसके बाद आप ये चीजें तो क्लियर कर दीजिए। मुबारकबाद, मुबारकबाद तो ठीक है, हम आपको मुबारकबाद ही देंगे, लेकिन हमें फिर आप दोनों के बीच में इम्पैक्ट क्या रहेगा? लगता है कि काफी बचाव करना पड़ता है। आलोक शर्मा जी एक सवाल आपके लिए। आलोक शर्मा जी एक सवाल आपके लिए। आलोक शर्मा जी उससे यहाँ पर नबी साहब प्लीज एक मिनट। नबी साहब आप अपनी बात रखिए, उसका जवाब माकूल आपको मिल भी रहा है। आलोक शर्मा जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आपका गठजोड़ है घाटी में और कश्मीर में भी, आप दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अभी तक अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से या फिर उमर अब्दुल्ला साहब ने मौलाना मसूद अजहर के बारे में कोई चर्चा नहीं की है। क्या आप लोग इस बारे में बात नहीं करते क्या? आपकी पार्टी ने तो खुलकर समर्थन किया कि हाँ बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अभी तक इस पर कोई भी टिप्पणी सामने नहीं रखी है। आपको ये बात ठीक लगती है क्या? देखिए, मैं समझता हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हमारा किसी तरह का आधिकारिक गठबंधन नहीं है। पहली चीज, उन्होंने टिप्पणी की कि नहीं, इस बात के लिए हम उत्तरदायित्व तो नहीं रखते हैं। जिस समय पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई तो दोनों पिता पुत्र दोनों मंत्री थे केंद्र में, तो क्या बीजेपी जिम्मेदार है कि उन्होंने टिप्पणी नहीं की? मैं समझता हूं आज पीडीपी ने भी टिप्पणी नहीं की। पीडीपी के साथ 3 साल 3.5 साल तक मलाई बीजेपी ने खाई, तो क्या बीजेपी जिम्मेदार है? वो उनकी पॉलिटिक्स है। हमारी पॉलिटिक्स नेशनलिस्ट है। हाफिज सईद को, मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित किया गया, हम इसका स्वागत करते हैं और यह अच्छा कदम हुआ है देश के लिए, लेकिन इसके ऊपर जिस तरह की राजनीति हो रही है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रेम शुक्ला जी, पीडीपी की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया है। 3 साल तक साथ रहने का, 3.5 साल तक साथ रहने का अनुभव आपका है। आज पीडीपी आपके बारे में एक शब्द कहने को तैयार नहीं है। दरअसल मसूद अजहर के मुद्दे पर तो महबूबा मुफ्ती ने कुछ कहा ही नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस संदर्भ में स्पष्ट कहा कि पीडीपी के साथ हमारा गठबंधन तेल और पानी का महामिलावटी गठबंधन था, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया, गलत प्रयोग था। क्या ये उमर अब्दुल्ला के संदर्भ में इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं कि महामिलावट है? वो चुनाव करने के लायक नहीं है आप लोग। देश से माफी मांगिए आप लोग। जम्मू कश्मीर की हालत आज 1990 से भी खराब है और उसके लिए केवल और केवल आपकी सत्ता लोलुपता जिम्मेदार है। हम पीडीपी के खिलाफ है, लेकिन गुलाम नबी आजाद आज भी महबूबा के तलवे चाटने को नहीं, उस दिन समझ नहीं आया जब महबूबा कह रही थी कि तिरंगा उठाने वाला यहाँ पर कोई नहीं मिलेगा। उस समय समझ नहीं आया आप लोगों को, तब तो मलाई खा रहे थे आप लोग। ऐसी क्या मजबूरी है? आज विधानसभा का चुनाव करने की सिचुएशन नहीं है। मोदी जी ने कह दिया तो ब्रह्मवाक्य हो गया, गलत था ये। मोदी जी को देश से माफी मांगनी चाहिए। विधानसभा चुनाव नहीं हो रहा है, क्या मजबूरी है? लोकसभा चुनाव में 15% पोलिंग हो रही है और आप लोग यहाँ राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट। क्या मजबूरी है कि पाकिस्तान के अरे भाई मुझे केवल ये बताइए, मोदी जी देश से माफी कब मांगेंगे? महामिलावट के लिए, मसूद अजहर पर एक जैसी महामिलावट के लिए मोदी जी माफी कब मांगेंगे? बताइए। मैंने 3.5 साल तक महामिलावट की, मैं देश से माफी मांगता। सीमा जी आइए जरा, सीमा जी क्या कह रही जरा सुन लेते हैं। सीमा जी क्या कह रही जरा सुन लेते हैं प्लीज। राहुल विंची तुम क्यों दबाए हुए? प्रेम शुक्ला जी आइए जरा सीमा जी की बात सुन लेते हैं। सीमा जी प्लीज। देखिए मैं, अरे भाई मुझे केवल ये बताइए, जिस समय पर प्लीज, जिस समय पर मुफ्ती जी शपथ ले रहे थे मोदी जी वहीं बैठे थे और मुफ्ती जी कह रहे थे कि अलगाववादियों की और पाकिस्तान की वजह से शांति में चुनाव हो गया और मोदी जी के मुंह में दही जमी हुई। सरकार फेंक दी हमने, भूल गए आप लोग। सरकार आप लोगों ने जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क किया 2014 की और आज के हालात मुझे लगता है कि पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर आतंकवादी बन रहे और आप लोग देशभक्ति के सर्टिफिकेट। सीमा जी की बात सुन लेते प्लीज, जरा सीमा जी बात सुन लेते। 70% पोलिंग हुई। आलोक जी आपकी सहयोगी पार्टी एनसीपी, सीमा जी इसका प्रतिनिधित्व कर रही है। सारा देश देशद्रोही हो गया। आप देखिए जो ये पीडीपी की बात है, मतलब आज ये कह देना 3.5 साल तक आपने उनके साथ सरकार चलाई और अब आज ये कह देना कि वो बिल्कुल खराब हो गए, और ये मतलब एक बहुत एक जिसको कहते हैं ना अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स वाली बात हो गई। आप हमें महामिलावट कहते हैं, आपके अपने लोगों का क्या हाल है? आपके बारे में शिवसेना क्या बोलती है? आप ये देखिए, है ना, आप ये इन चीजों को आप सिर्फ हमारे ऊपर करके जो आपकी जो चीजें हैं उन पे आप बात नहीं करना चाहते। महामिलावट कहते हैं आपके साथ, आपने पुत्र राहुल विंची के
तलवे चाटते हैं। देखिए आप राहुल देखिए इस तरह के शब्दों का उपयोग हम लोग नहीं कर सकते और ना ही हमारे यहाँ का कोई नेता इस तरह के शब्दों का उपयोग करता है। एक वैचारिक मतभेद होना अलग बात है। हम कभी भी हमने सोनिया जी के बारे में या किसी भी नेता के बारे में हम कभी भी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते। वो आप करते हो, आपके प्रधानमंत्री करते हैं। पे भी नहीं मिलेगा। शरद पवार नाम का दाऊद इब्राहिम का साथी, दाऊद इब्राहिम के साथियों के साथ गलत बात आप बोल रहे हैं। मतलब मुझे बड़ा पवार उस शर्म आनी चाहिए आपको, ऐसी बात बोल रहे हैं आप। शरद के साथ शरद पवार शर्म आनी चाहिए। आप जिस तरह से इतने बड़े बड़े नेताओं के बारे में इतनी गलत बातें आप बोल रहे हैं शरद पवार के संदर्भ में, आप जिस तरह की आप खुद ही देखिए ना क्या भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आप लोगों के साथ। कितनी गलत बात बोल रहे हैं। आई रियली ऑब्जेक्ट दिस, आई रियली ऑब्जेक्ट दिस। चलिए प्लीज इसके बारे में आप कुछ बोलोगे कि नहीं? आप अपनी एक आखिरी सवाल आलोक शर्मा जी, मैं आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूं। आलोक शर्मा जी, आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूं। आलोक शर्मा जी, कांग्रेस एक तरफ तो बधाई देती है, दूसरी तरफ सरकार के ऊपर सवाल भी खड़े करती है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आज ये बताइए, जब एक सरकार के कार्यकाल के दौरान कुछ उपलब्धियां हैं तो उसका श्रेय तो वो सरकार लेगी ही, हर सरकार लेती है, फिर आप इस पर इतना बखेड़ा क्यों खड़ा करते हैं? अजय जी, हम बखेड़ा नहीं खड़ा कर रहे जी। सेना की शहादत के ऊपर वोट मांगा जाएगा तो सवाल पूछा जाएगा। अगर मोदी जी 45 शहीदों का पीछे फोटो लगाकर वोट मांगेंगे, माला लेकर कि शहीद हो गए, वोट दे दो, वोट दे दो, वोट दे दो, वोट दे दो, तो सवाल पूछे जाएंगे। चुनाव आयोग ने अगर 1000 बड़े बड़े आतंकी घटनाक्रम हुए हैं तो उनके लिए कौन जिम्मेदार है, पूछा जाएगा। आज पूछा जाएगा 6 दिन बाद पुलवामा की FIR क्यों हुई थी, आज पूछा जाएगा कौन सी गाड़ी टकराई थी, शंकर सिंह वाघेला अभी तक इनकी पार्टी में क्यों बने हुए हैं, पूछा जाएगा। SS अहलूवालिया क्यों इनकी पार्टी में बने हुए हैं, पूछा जाएगा। बहुत है कह रही है शिवसेना बार-बार राजनीति है और राजनीति में सब जायज है। मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। इस बहस को हम यही खत्म कर रहे हैं। बड़ा सवाल में आज के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज़ नेशन।